फैंग युआन, चुपचाप स्प्रिंग ऑटम सिकाडा सौंप दो और मैं तुम्हें त्वरित मृत्यु दूंगा। बूढ़े कमीने फैंग, अब और प्रतिरोध करने की कोशिश मत करो। आज सभी प्रमुख न्यायिक गुट एकजुट होकर तुम्हारे राक्षसी अड्डे को नष्ट करने आए हैं। यह स्थान पहले से ही अभेद्य जालों से घिरा हुआ है। इस बार तुम्हारा सिर निश्चित रूप से कटेगा। फैंग युआन, तुम शापित राक्षस, सिर्फ स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की खेती करने के लिए तुमने हजारों लोगों को मार डाला। तुमने बहुत सारे अक्षम्य, जघन्य पाप किए हैं। राक्षस, 300 साल पहले तुमने मेरा अपमान किया, मेरे शरीर की पवित्रता छीन ली, मेरे पूरे परिवार को मार डाला और मेरी 9 पीढ़ियों का नरसंहार किया। फैंग युआन गहरे हरे रंग के कपड़ों में था, जो अब चिथड़े हो चुके थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसने चारों ओर देखा। खूनी कपड़े पहाड़ी हवा में हल्के से लहरा रहे थे, जैसे युद्ध का झंडा। शरीर पर असंख्य घावों से ताजा खून बह रहा था। थोड़ी देर खड़े रहने से ही फैंग युआन के पैरों के नीचे खून का एक बड़ा गड्ढा जमा हो गया था। दुश्मन उसे चारों ओर से घेरे हुए थे, अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ये निश्चित था कि वो यहां मर जाएगा। फैंग युआन अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझता था, लेकिन मृत्यु के सामने भी उसका चेहरा नहीं बदला। वो शांत था। उसकी नजर शांत थी, उसकी आंखें कुएं के गहरे पानी की तरह थीं, इतनी गहरी कि उनका कोई अंत नहीं दिखता था। उसे घेरने वाले न्यायिक गुटों में न केवल अनुभवी बुजुर्ग थे, बल्कि युवा और प्रतिभाशाली नायक भी थे। भारी घेरे में फंसे फैंग युआन के आसपास कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ तिरस्कार कर रहे थे, कुछ की आंखें चमक रही थीं, कुछ अपने घावों को पकड़े भयभीत होकर देख रहे थे। वे हिले नहीं। हर कोई फैंग युआन के अंतिम हमले से सतर्क था। 6 घंटे तक ये तनावपूर्ण क्षण चला, जब तक कि शाम नहीं आ गई। सूरज पहाड़ के किनारे पर अपनी किरणें डाल रहा था। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे वो स्थान आग में जल रहा हो। फैंग युआन, जो पूरे समय मूर्ति की तरह चुप रहा था, धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाया। योद्धाओं का समूह अचानक सतर्क हो गया और सभी ने एक बड़ा कदम पीछे लिया। अब तक फैंग युआन के पैरों के नीचे की ग्रे पहाड़ी चट्टान गहरे लाल रंग में रंग चुकी थी। बहुत अधिक खून बहने के कारण उसका चेहरा मृत्यु की तरह पीला हो गया था। सूर्यास्त की लालिमा में उसमें अचानक एक शानदार चमक दिखाई दी। सूर्यास्त को देखते हुए फैंग युआन हल्के से हंसा। सूरज नीले पहाड़ के ऊपर डूबता है, शरद की चांदनी वसंत की हवा के साथ। सुबह बालों की तरह सुंदर है और रात बर्फ की तरह। चाहे तुम सफल हो या असफल, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, कुछ भी नहीं बचा। ये कहते हुए पृथ्वी पर उसके पिछले जीवन की यादें उसकी आंखों के सामने उभर आईं। वो मूल रूप से पृथ्वी पर एक चीनी विद्वान था जो इस दुनिया में आ गया था। उसने 300 साल तक कठिन जीवन सहा और फिर 200 साल और गुजारे। उसके जीवन के 500 साल पलक झपकते ही बीत गए। दिल में दबी इतनी सारी यादें फिर से जीवंत होने लगीं, उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठीं। अंत में मैं असफल रहा। फैंग युआन ने अपने दिल में भावुकता से आह भरी, फिर भी कोई पछतावा नहीं था। ये अंतिम परिणाम वो था जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी। जब उसने शुरुआत में अपना निर्णय लिया था, तब वो इसके लिए तैयार था। राक्षस होना मतलब है निर्दयी और क्रूर होना, हत्यारा और विनाशकारी। स्वर्ग या पृथ्वी में ऐसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है, माइनस दुनिया का दुश्मन बनना। फिर भी परिणामों का सामना करना पड़ता है। यदि मेरे द्वारा अभी अभी खेती किया गया स्प्रिंग ऑटम सिकाडा प्रभावी है, तो मैं अपने अगले जीवन में भी राक्षस ही रहूंगा। इस विचार के साथ फैंग युआन जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। दुष्ट राक्षस, तुम हंस क्यों रहे हो? सब सावधान रहो, राक्षस अपने अंतिम क्षणों से पहले हमला करने वाला है। जल्दी से स्प्रिंग ऑटम सिकाडा सरेंडर करो। योद्धाओं का समूह आगे बढ़ा। इस क्षण एक जोरदार धमाके के साथ फैंग युआन एक चमकदार ऊर्जा की लहर में डूब गया। किंग माओ पहाड़ पर वसंत की बारिश चुपके से बरस रही थी। रात हो चुकी थी, हल्की हवा के साथ हल्की बारिश हो रही थी। फिर भी किंग माओ पहाड़ अंधेरे में डूबा नहीं था। पहाड़ के किनारे से लेकर तलहटी तक दर्जनों छोटी छोटी रोशनी चमक रही थी, जैसे एक चमकीली पट्टी। ये रोशनी ऊंची इमारतों से चमक रही थी। भले ही इसे 10,000 रोशनी से तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये कुछ हजार की संख्या में थी। पहाड़ पर स्थित था गु युए गांव, जो विशाल एकाकी पहाड़ को मानव सभ्यता का समृद्ध स्पर्श दे रहा था। गु युए गांव के बीच में एक शानदार मंडप था। इस समय एक भव्य समारोह आयोजित हो रहा था और रोशनी पहले से कहीं अधिक चमक रही थी, गौरव के साथ चमक रही थी। पूर्वजों, कृपया हमें आशीर्वाद दें। हम प्रार्थना करते हैं कि ये समारोह कई उत्कृष्ट प्रतिभा और बुद्धिमत्ता वाले युवाओं को लाए, जो अपने परिवारों को नया रक्त और आशाएं दें। गुरुए कबीले के मुखिया का मध्यम आयु का स्वरूप था। उसकी कनपटियां सफेद हो रही थीं और वो समारोह के सफेद कपड़ों में था। भूरे पीले फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर सीधा था, हाथ जोड़े हुए थे, आंखें कसकर बंद थीं, क्योंकि वो पूरी निष्ठा से प्रार्थना कर रहा था। वो एक ऊंचे काले केस की ओर मुंह करके था। केस में 3 परतें थीं, सभी में पूर्वजों की स्मृति पट्टिकाएं थीं। पट्टिकाओं के दोनों तरफ तांबे की धूप थी, जिससे धुआं उठ रहा था। उसके पीछे 10 से अधिक लोग उसी तरह घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने ढीले सफेद समारोह के कपड़े पहने थे और सभी कबीले के बुजुर्ग, महत्वपूर्ण सदस्य और बहुत अधिक अधिकार वाले लोग थे।
प्रार्थना समाप्त करने के बाद गुयुए कबीले के मुखिया ने अपनी कमर झुकाई, दोनों हाथों को फर्श पर दबाया और सिर झुकाया। जैसे ही माथा भूरे पीले फर्श से टकराया, हल्की थपथप की आवाज सुनाई दी। उसके पीछे बुजुर्ग और महत्वपूर्ण कबीले के सदस्य गंभीरता और चुपचाप उसी तरह सिर झुकाने लगे। इसके साथ हॉल में हल्की थपथप की आवाजें गूंजने लगीं, क्योंकि सिर फर्श से टकरा रहे थे। जब समारोह समाप्त हुआ, लोग धीरे धीरे जमीन से उठे और चुपचाप पवित्र मंदिर से बाहर निकल गए। गलियारे में बुजुर्गों के समूह से राहत की सांसें सुनाई दी और माहौल हल्का हो गया। चर्चा की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय बहुत तेजी से बीतता है, पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। पिछला समारोह ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो। मुझे अभी भी ये स्पष्ट रूप से याद है। कल वार्षिक भव्य समारोह का उद्घाटन है। मुझे आश्चर्य है कि इस साल कबीले का नया रक्त कौन होगा। मुझे आशा है कि कुछ अत्यधिक प्रतिभाशाली युवा सामने आएंगे। गुयुए कबीले में 3 साल से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं उभरा है। सहमत हूं। बाई गांव जियोंग गांव में पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रतिभाशाली प्रतिभाएं सामने आई हैं। विशेष रूप से बाई कबीले का वो बाई निंगबिंग, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा काफी भयानक है। ये स्पष्ट नहीं था कि बाई निंगबिंग का नाम किसने उठाया, लेकिन बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता दिखाई देने लगी। लड़के की योग्यताएं शानदार थीं। केवल 2 साल के प्रशिक्षण में वो पहले ही तीसरे स्तर के गु मास्टर के स्तर तक पहुंच गया था। युवा पीढ़ी में उसे सबसे उत्कृष्ट कहा जा सकता था। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी भी इस होनहार युवा से दबाव महसूस कर सकती थी। समय के साथ वो अनिवार्य रूप से बाई कबीले का स्तंभ बन जाएगा। कम से कम वो एक स्वतंत्र रूप से मजबूत योद्धा भी होगा। इस तथ्य पर किसी ने कभी संदेह नहीं किया। लेकिन इस साल के युवाओं के लिए जो समारोह में भाग लेंगे, सारी आशा खोई नहीं है। आप सही हैं, फैंग जी की ओर से एक युवा प्रतिभा उभरी है। 3 महीने में बोलना शुरू कर दिया, 4 में चलना। 5 साल की उम्र में वो कविता का पाठ कर सकता था। असाधारण रूप से बुद्धिमान लगता है, विशेष रूप से प्रतिभाशाली। कितना अफसोस कि उसके माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। अब उसे उसके चाचा और चाची पाल रहे हैं। हाँ, इसने कम उम्र में बुद्धिमत्ता दिखाई, साथ ही बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी रखीं। हाल के वर्षों में मैंने उनकी रचनाएं जियांग जिंगजियू, योंग मेई और जियांग चेंगजी सुनी है। क्या प्रतिभा है। गुरुश अपनी नींद में कबीले का मुखिया अंत में पैतृक मंदिर से बाहर निकला। धीरे धीरे दरवाजा बंद करने के बाद उसने गलियारे में कबीले के बुजुर्गों के बीच चल रही चर्चाओं को सुना। उसे तुरंत पता चल गया कि बुजुर्ग उस समय गुयुए फैंग युआन नामक युवा के बारे में चर्चा कर रहे थे। कबीले के मुखिया के रूप में यह स्वाभाविक था कि वो उत्कृष्ट और प्रमुख युवाओं पर ध्यान दे, और ऐसा हुआ कि गुयुए फैंग युआन जूनियर्स में सबसे आकर्षक था। अनुभव ने दिखाया है कि जिनके पास कम उम्र में फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, या जो वयस्कों की ताकत के बराबर ताकत रखते हैं, या जिनके पास अन्य महान जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, उन सभी के पास उत्कृष्ट खेती की योग्यताएं होती हैं। यदि ये बच्चा ए ग्रेड की क्षमता दिखाता है, तो सावधानीपूर्वक देखभाल के साथ वो बाई निंगबिंग के साथ भी मुकाबला कर सकता है। भले ही ये बी ग्रेड हो, भविष्य में वो गुयुए कबीले का एक बैनर बन सकता है। लेकिन इस तरह की प्रारंभिक बुद्धिमत्ता के साथ बी ग्रेड की संभावना उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ए ग्रेड की संभावना बहुत अधिक है। इस विचार के साथ गुयुए कबीले के मुखिया ने धीरे धीरे अपने होठों को एक मुस्कान में मोड़ा। तुरंत एक खांसी के साथ उसने कबीले के बुजुर्गों का सामना किया और कहा, सब लोग, समय देर हो चुका है। कल के उद्घाटन समारोह के लिए आपको आज रात अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और अपनी ऊर्जा स्तर को बनाए रखना चाहिए। उसके शब्दों पर बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सावधानी का एक संकेत था। कबीले के मुखिया के शब्दों का मतलब अच्छा था, लेकिन सभी जानते थे कि वो क्या व्यक्त करना चाहता था। हर साल इन युवा प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बुजुर्ग आपस में इतना लड़ते थे कि उनके कान लाल हो जाते थे और सिर से खून बहने लगता था। उन्हें अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और खुद को फिर से तरोताजा करना चाहिए जब तक कि कल प्रतियोगिता शुरू न हो, विशेष रूप से उस गुयुए फैंग युआन के साथ जिसकी ए ग्रेड की क्षमता अत्यधिक थी। ये तथ्य गिनने की बात नहीं कि उसके दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और ये भी कि वो फैंग जी की रक्तरेखा के 2 जीवित वंशजों में से एक था। यदि कोई उसे अपने परिवार की रेखा में लाने में सफल हो जाता, तो सावधानीपूर्वक देखभाल और प्रशिक्षण के साथ वो 100 साल की समृद्धि को सुरक्षित कर सकता था। हालांकि मैं पहले ही वो कह दूंगा जो कहने की जरूरत है। जब आप प्रतिस्पर्धा करें तो इसे निष्पक्ष और ईमानदारी से करें। कोई चाल और साजिश की अनुमति नहीं है या कबीले की एकता को नुकसान। कृपया इसे ध्यान में रखें आप सभी, कबीले के मुखिया ने सख्ती से निर्देश दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे ध्यान में रखेंगे। तो फिर शुभ रात्रि, कृपया ध्यान रखें। कबीले के बुजुर्ग धीरे धीरे गहरे विचारों में डूबकर तितर बितर हो गए। कुछ समय बाद लंबा गलियारा शांत हो गया। वसंत की बारिश की हवा खिड़की से होकर गुजरी और कबीले का मुखिया धीरे धीरे खिड़की की ओर चला। तुरंत उसने पहाड़ की ताज़ा नम हवा में सांस ली। ये कितना ताज़ा महसूस हुआ। ये मंजिल की 3री मंजिल थी। कबीले का मुखिया खिड़की से बाहर देख रहा था। वो पूरे गुयुए गांव का आधा हिस्सा देख सकता था।
भले ही रात हो चुकी थी, गांव के अधिकांश घरों में अभी भी रोशनी जल रही थी, जो असामान्य था। कल उद्घाटन समारोह है और ये सभी के सर्वोत्तम हितों को प्रभावित करता है। एक तरह का उत्साहित फिर भी तनावपूर्ण माहौल कबीले के लोगों के दिलों को घेर चुका था और इसलिए स्वाभाविक रूप से कई लोग अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे थे। ये कबीले के भविष्य की आशाएं हैं। अपनी आंखों में कई रोशनी नाचते हुए कबीले के मुखिया ने आह भरी। उसी क्षण एक जोड़ी स्पष्ट आंखें चुपके से रात में चमकती उन्हीं रोशनी को देख रही थी जिसमें जटिल भावनाएं भरी थीं। गुयुए गांव ये 500 साल पहले है। ऐसा लगता है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा वास्तव में काम कर गया। फैंग युआन चुपके से देख रहा था, खिड़की के पास खड़ा था, हवा से बारिश को अपने शरीर पर टकराने दे रहा था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का उपयोग समय को उलटना है। 10 बड़े रहस्यमयी गू रैंकिंग में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा 7वें स्थान पर रहा। स्वाभाविक रूप से ये कोई साधारण प्राणी नहीं था। संक्षेप में, ये पुनर्जनन की क्षमता है। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के उपयोग से मैं पुनर्जनन हुआ हूं, 500 साल पहले के समय में वापस आ गया हूं। फैंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी नजर अपनी युवा और कोमल पीली हथेलियों पर टिकी थी, फिर धीरे धीरे उन्हें मुट्ठी में बंद कर लिया, इस वास्तविकता को पूरी ताकत से स्वीकार करते हुए। खिड़की की सिल पर बारिश की बूंदों की हल्की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, लंबे समय बाद उन्हें खोला। उसने आह भरी। 500 साल का अनुभव, ये वास्तव में एक सपने की तरह लगता है। लेकिन वो स्पष्ट रूप से जानता था, यह निश्चित रूप से कोई सपना नहीं था।